आज हम लोग देखते हैं राजनीतिक पत्रकारिता के संदर्भ में राजनीति और पत्रकारिता क्या होती है। राजनीतिक पत्रकारिता कैसी होती है, किन किन बातों का समावेश इसमें होता है, होना चाहिए, किन किन बातों से परहेज करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर अमेरिका के एक राजनेता थॉमस जेफरसन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें कहा जाए कि समाचार पत्र विहीन सरकार चाहिए अथवा सरकार विहीन समाचार पत्र, तो मुझे यह फैसला करने में पल भर का भी समय नहीं लगेगा कि सरकार हो न हो, समाचार पत्र अवश्य होनी चाहिए। सरकार रहे न रहे, समाचार पत्र अवश्य रहने चाहिए। इन बातों में आप समाचार पत्र की अनिवार्यता, आवश्यकता, विश्वसनीयता, जनमानस की अपेक्षा सब कुछ देख सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं गीता कुरान छोड़ सकता हूं पर समाचार पत्र नहीं छोड़ सकता। हम समाचार पत्रों के गुलाम बन गए हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि ऐसी भी बातें कही जाती है कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वच्छ और पारदर्शी उदारवादी व्यवस्था के लिए पत्रकार का जागरूक रहना जरूरी है। मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है ताकि जनता को भी वे जागरूक बनाए रखने में कामयाब हुए, सरकार की नीति को वे जनता तक पहुंचाने में कारगर हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका समीचीन हो। और इन सबों के बाद अगर हम राजनीति की दुनिया में देखते हैं तो इस पत्रकारिता जगत की शुरुआत ही राजनीतिक पत्रकारिता से मान सकते हैं। आप खेल पत्रकारिता को देख सकते हैं, फिल्मी पत्रकारिता को देखिए, आर्थिक पत्रकारिता को देखिए, ग्रामीण पत्रकारिता को देखिए, महिला पत्रकारिता की बात करें, विज्ञान पत्रकारिता की बात करें, पर्यटन पत्रकारिता की बात करें, बाल पत्रकारिता की बात करें, किसी भी तरह की पत्रकारिता की बात करें तो कहीं न कहीं पत्रकारिता जिस मूल बिंदु से ऊपर उठती हुई, जन्म लेती हुई प्रतीत हमें होती है, वह कहीं न कहीं राजनीतिक दुनिया से ही निकली है। जब राजनीति के विरोध में, उस राजसत्ता के विरोध में, उस अधिनायकवादी, उस निरंकुश राजसत्ता के विरोध में आम जनता की टकराहट, आम जनता की आवाज, आम जनता की इच्छा बनकर यह उभरती है और कहीं न कहीं यह निरंकुश शासक को एक चुनौती देती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मानव समाज की अवधारणा, राज्य की अवधारणा जब बनी तो कहीं न कहीं वे उस निरंकुश आवरण तक चले गए थे जहां राजसत्ता के आदेश को दैवी सिद्धांत के मानकर स्वीकार किया जाता था। उस निरंकुश परंपरा में जनता के हितों को पूरा करने के लिए कोई अन्य सहायक अभिकरण नहीं थे, बल्कि राजा का बात ही दैवी सिद्धांत कहलाता था। राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम स्वीकार नहीं था। राजसत्ता को की शक्ति को किसी भी तरह चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उसकी शक्ति को संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता था। लेकिन आज के दौर में यह पत्रकारिता ही है जो उस राज शक्ति, वो निरंकुश शक्ति, उस लोकतांत्रिक शक्ति को चुनौती देती है, उस पर प्रहार करती है, उसकी खामियों को उजागर करती है। किसी रिपोर्टर के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग करना कोई साधारण काम नहीं होता। यह खास रिपोर्टिंग के दायरे में आ जाता है, विशेष रिपोर्टिंग के दायरे में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भाषण हो रहा है आप जाके कवर कर लिए, बल्कि राजनीतिक रिपोर्टिंग के तहत अगर आप राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, यहाँ पर आपको विशेष दक्ष होने की जरूरत होती है। आप जनमानस की आवाज बनते हैं वहां पर।
और राजनीतिक रिपोर्टिंग के तहत जो मुख्य बातें आती है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें आती है, संसद, विधानसभा, मंत्रालय, राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता, राजनयिक, दूसरे देशों के साथ संबंध, दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधि और आम जनता की अपेक्षा, इन सारी बातों को आपको केंद्र में रखना पड़ता है, इन सारे बातों को ध्यान में रखना होता है। राजनीतिक रिपोर्टिंग के तहत यदि किसी से साक्षात्कार राजनीतिक इंटरव्यू लिया जाता है तो यह सिर्फ दो लोगों के बीच बात नहीं होती है, बल्कि आप आम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर मौजूद होते हैं। आम लोगों की तमाम बातें आपको वहाँ पर रखनी होती है। आप उनसे वैसी बातें निकलवाने का प्रयास आपको करना पड़ता है जिससे जनता प्रभावित होती है, जनता प्रभावित होगी। और क्या तात्कालिक परिणाम के साथ साथ दूरगामी प्रभाव पर आपको केंद्रित होकर बातें रखनी पड़ती है। उनके क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक निहितार्थ जनमानस पर प्रभावित करेंगे, इस संदर्भ में आपको देखना पड़ता है। क्योंकि कहीं न कहीं कोई रिपोर्टर शासन व्यवस्था, सरकार के साथ साथ जनता दोनों के बीच एक कड़ी का काम करती है, एक साधन का काम करती है, एक साध्य का भी काम करने लगती है। आज की तरह की लोकतांत्रिक परिवेश में लोगों के लिए सूचनाओं का अंबार है और इन सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति अपने निर्णय लेते हैं, व्यक्ति अपने राजनीतिक निर्णय भी लेते हैं, एक तरह जनमत भी तैयार होता है। लोगों के पास आज विकल्प काफ़ी अधिक संख्या में मौजूद है। ऐसे में पत्रकारों के लिए भी चुनौती हुई है कि वे किस तरह त्वरित गति से तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। आज न केवल समाचार पत्र हैं बल्कि रेडियो के साथ साथ विभिन्न तरह तरह के चैनल हैं और आज मोबाइल की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में दर्शक और श्रोताओं के सामने तो इतने अधिक विकल्प है कि यहाँ पर पत्रकारों के लिए त्वरित क्रियाशील होना भी एक चुनौती का काम करती है और खबर भी सार्थक, सत्य, तथ्यों के साथ हो तभी वो अपना एक छाप छोड़ती है। और राजनीतिक पत्रकारों के लिए इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसे राजनीतिज्ञों से खबर लेनी होती है, उस सत्ता से उसको चुनौती होती है, उस सत्ता की बातें जनता तक लानी होती है जो कि अपने आप में एक शक्ति होती है और वह इतना बारीक, इतना होता है कि आप वहाँ पर गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह की मनमानी करते हैं तो फिर इसका अलग ही साइड इफ़ेक्ट फिर आपको भोगना पड़ता है। वहीं अगर आप सत्य बात भी बोलते हैं और अगर राजनीतिज्ञों से वैमनस्यता की बात हो जाती है तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत होती है। और आपको चूँकि खबर राजनीतिज्ञों से लेना पड़ता है और लोकतंत्र को चतुर्थ स्तंभ भी इसीलिए कहा जाता है कि आपसे सत्य की अपेक्षा की जाती है। उसी कार्यपालिका के, उसी व्यवस्थापिका के विरोध में बातें आपको बोलनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, कहनी पड़ती है। ऐसे में आपको राजनीतिज्ञों से संपर्क भी रखना पड़ता है और सच्चाई उजागर करने के लिए यदाकदा उनके विरोध में भी जाना पड़ जाता है। ऐसे में आप जिस मीडिया को में हैं, जिस भूमिका में आप लोगों को जागरूक बनाने वाले हैं, तृतीय स्तंभ नहीं बल्कि चतुर्थ स्तंभ के रूप में बिना किसी संवैधानिक मान्यताओं के, बाध्यताओं के आपको चतुर्थ स्तंभ के रूप में शुमार किया गया है। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं और इसीलिए मीडिया पर कोई सेंसर की भी बात नहीं होती है। आप किसी फिल्म को प्रसारित करते हैं तो सेंसर बोर्ड से अनुमति लेनी होती है, लेकिन खबर चलाने के लिए आपको किसी सेंसर बोर्ड की अनुमति नहीं लेनी होती है। लेकिन इतना तो एक नैतिकता, एक आचार संहिता की अपेक्षा अवश्य की जाती है कि अब अपने समाचारों को अपने स्तर से किसी प्रकार के वैचारिक रंग नहीं देंगे आप, अन्यथा
किसी भी प्रकार की यदि अव्यवस्था की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटना फिर सरकार का काम हो जाता है। यहाँ पर सरकार और मीडिया में फिर टकराहट बढ़ने की संभावना हो जाती है। ऐसे में एक तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बहुत ही चुनौती वाली कार्य होती है, क्योंकि पत्रकारिता ने जहाँ राजनीति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाती है, वहीं राजनीति भी पत्रकारिता को प्रभावित करती है। आप देखते हैं 1975 का आपातकाल का दौर, जहाँ कि उस आपातकाल में सत्ता के विरुद्ध लिखने में पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया, उस पर भी अंकुश लगाया गया। राजनीति की पत्रकारिता के रूप में आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप न सिर्फ बड़े बड़े खबर को रिपोर्टिंग करें, बल्कि सामुदायिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को भी उस अनुकूल आप यदि प्रकाश में लाते हैं तो भी आपकी राजनीतिक रिपोर्टिंग सफल कही जाती है। कोई कम ही लोग उससे प्रभावित होते हैं, कम ही लोग उससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन अगर जनमानस उससे प्रभावित होता है, एक नैतिक चरित्र लिए आप यदि जनता के बीच खड़े होते हैं तो आपकी राजनीतिक रिपोर्टिंग सफल मानी जाती है। अन्यथा आप यदि हर तरह के राजनीतिक बातों को लाने के साथ यदि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो आपकी राजनीतिक रिपोर्टिंग को उस तरह की नैतिक मान मर्यादा जनता के बीच नहीं मिल पाती है। इसलिए आप सच्चारिता और मर्यादा के साथ आपको अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि पत्रकार को हमेशा अपने देश में सदा सम्मान मिलते रहा, आज भी मिलती है, लोकतांत्रिक दौर में मिलती है, और आज से पहले जब देश गुलाम था उस समय भी मिलते रहा था। 1885 में ही जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कहा जाता है कि 1/3 से अधिक लोग तो पत्रकार ही थे। तो एक राजनीतिक स्वरूप तो पत्रकार का आरंभ से रहा है, और कहीं न कहीं इसका उद्देश्य आम जनमानस को जागृत करना है, जनता को शिक्षित करना है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के माहौल उपलब्ध कराने हैं। आपको राजनीतिक दलों के जो मैनिफेस्टो होते हैं, उनकी जो सूचनाएं होती है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि राजनेता अगर कोई बात बोल दिए तो हम उसी बात की सिर्फ पुनरावृत्ति नहीं कर देते हैं। अगर रिपोर्टर भी राजनीति की तरह हूबहू वही बात बोलने लगे तो कहीं न कहीं यह तो प्रचार करने का एक माध्यम बन जाता है। राजनीतिक रिपोर्टरों को इन बातों से परहेज करने की ज़रूरत होती है। जाहिर है इसके लिए आपको सूचना चाहिए, ज्ञान चाहिए, आचार संहिता चाहिए, नैतिकता चाहिए, इतनी तरह की व्यवस्था गुण तो आपको लाना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार रहित जीवन जीना ही पड़ेगा, तभी सही तरीके से राजनीतिक रिपोर्टिंग हो सकता है। कभी कभी इस तरह की चक्रव्यूह बनाई जाती है कि सार्वजनिक संस्थान हो या निजी संस्थान, आप उसका इस हद तक आलोचना करते हैं कि जनता के बीच उसकी नकारात्मक छवि उभरती है। यहाँ पर इस तरह की प्रवृत्ति से बचने की काफ़ी अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। यह भी समझने वाली बात है कि पत्रकार की फौज सदा टकराने वाली होती है। एक समय यह साम्राज्यवाद से टकराती रही थी, और वे किसी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित नहीं होती थी, लेकिन अपने साध्य, अपने मिशन के प्रति, अपने विवेक से इतने अधिक कटिबद्ध रहते थे कि उन्हें कोई सजा, उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी, उनकी लेखनी को अपने अनुकूल मोड़ नहीं सकती थी। वे अपने अनुकूल जीते थे, लोक हित में काम करते थे। और इसी संदर्भ में हम आज कह सकते हैं कि आज के दौर में, उदारवादी युग में, लोकतांत्रिक युग में, जबकि लोगों को अधिक से अधिक आज़ादी दी गई है, सूचना का अधिकार दिया गया है, ऐसे में बेहतर से बेहतर
लोकतांत्रिक परिवेश हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में राजनीतिक की पत्रकारिता लोगों को हर तरह की सही तरीके से सूचना दे, उन्हें अपना भला बुरा सोचने समझने का अवसर प्रदान करे, उन्हें जागृति लावे, उन्हें इस तरह का व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे, गलत सही का बोध करावे। इस तरह की बातें यदि आप करने में सक्षम होते हैं तो आपकी राजनीतिक रिपोर्टिंग कहीं न कहीं सफल है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग अंततोगत्वा न केवल जनता को जागृत करती है, बल्कि वो जागृत जनता राजनीति को भी बदलने का जज्बा रखती है, सामर्थ्य रखती है।